नमस्कार। उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो ज़रूर देखा होगा और करंट अफेयर का जो आईआर का सेक्शन आप लोगों का चल रहा है, मई से मई। आज उसी सेक्शन में हम लोग दूसरे वीडियो में हैं, इंटरनेशनल जो इश्यूज़ से रिलेटेड। और आज हम लोग जून 2023 को कवर कर रहे हैं, सेक्शन जैसा कि आपको पता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनसे लिया हुआ एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने ये क्वेश्चन जो उस समय चर्चा में रहा, और ये एक प्रयास है कि इन सब में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आ जाए। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में से कौन एक या सभी यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन पहला, दूसरा है पहला है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, दूसरा है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तीसरा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ, चौथा है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो बिना ऑप्शन की देरी के आप जान लीजिए, इसमें से सभी जो है वह यूएन की स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज में आती हैं। यदि मैं आपको कहूं, यदि आप पूरा यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी को नाम सुनना चाहते हैं, ये सारा आपको मिल जाए। जैसे कि एफएओ आप जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखें इसको भी। अभी जो आपको आया था हम लोग के जो क्वेश्चंस में, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ये वाला ये तो है ही। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जो रोम में है, जरूर इन सब का आप हेडक्वार्टर भी देखें। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ, टेलीकॉम यूनियन जैसा कि मैंने बताया वह भी है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप यूनेस्को कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप यूनिडो कहते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये भी है यूपीयू, दूसरा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप को भी ध्यान रखें, डब्ल्यूएचओ यह भी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको विपो कहा जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हम लोग को क्वेश्चन में था, एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यही 15 है। ध्यान रखें, कल की क्लास में भी मैंने ये बताया था और आज की क्लास में भी यही 15 है आपके स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूएनओ की, 16वां नहीं है, ध्यान में रखें। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, जरा देखा जाए क्वेश्चन, नाटो से रिलेटेड है यह क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है नाटो के बारे में, यह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कि नाटो इज अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, यानी हिंदी में जैसे कहें, नाटो एक अंतर सरकारीय सैन्य गठबंधन है जो सामूहिक सुरक्षा की प्रणाली पर गठित किया गया है। सामूहिक सुरक्षा। दूसरा, ये स्टैब्लिश हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तीसरा कहा गया है कि जो भी नए कंट्रीज मेंबर नाटो में आते हैं उसको अप्रूवल लेना पड़ता है बाय ऑल करंट मेंबर्स, यानी नाटो में नए सदस्य को शामिल होने के लिए सभी मौजूदा सदस्य की सर्वसम्मति आवश्यक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये, तो आप बिल्कुल जान लीजिए ये बात कि सेकंड पहला बात है ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये अंतर सरकारी है, इंटर गवर्नमेंटल एक मिलिट्री ब्लॉक है। ये बेसिकली जो एस्टेब्लिश हुआ था 4 अप्रैल 1949 में नाटो एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अच्छा, कल की जो वीडियो थी उसमें एक थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उसमें जो मैंने कहा था इंटरपोल, तो आप दोबारा से नोट कर लें, इंटरपोल बेसिकली 1923 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1923। चलिए आ जाते हैं, वहां पर आप थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए, तो ये 4 अप्रैल 1949 को यह नाटो एस्टेब्लिश हुआ और यह कलेक्टिव सिक्योरिटी पर काम करता है, यानी एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण मारा जाएगा।
कोई भी एक देश यदि नाटो का जो मेंबर है, यदि किसी पर भी आक्रमण होगा सब मिलकर जवाब देंगे, एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण। दूसरा पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, वाजिब बात है, 4 अप्रैल 1949 में हुआ है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। मिलिट्री ब्लॉक था, एक तरह से अमेरिका लीडेड मिलिट्री ब्लॉक। 1955 में ऐसा ही सोवियत संघ ने, यानी कि तत्कालीन जो आज का जो रूस है, उस समय सोवियत संघ कहते थे उसे, उसने भी एक बनाया था मिलिट्री ब्लॉक अपने दोस्तों के साथ मिलकर के 1955 में, वर्षा। ठीक है, वर्षा तो नहीं रहा, आफ्टर कोल्ड वॉर वो खत्म हो गया, लेकिन नाटो अब भी चल रहा है। दूसरा बात है कि तीसरा जो पॉइंट है कि दूसरा भी सही है, तीसरा है कि हाँ, इसमें जितने भी देश शामिल, जो भी देश शामिल होते हैं, सभी देशों को इसमें अप्रूवल देना पड़ता है। फिलहाल इसमें 32 कंट्री हैं। हाल में पिछले साल लगभग कहा जाए 3 देश इसमें आए, पहले फिनलैंड, फिर नॉर्वे और लास्ट में स्वीडन। अब इसकी संख्या हो गई है 32, ध्यान में रखें। और इसको स्टेब्लिश कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अब यहाँ पर 1949। यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, वह यह है इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। आगे आगे है आपका प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि डिस्प्यूट जो चल रहा है एक नदी का, वाटर का शेयरिंग में, हेलमंड नदी, किन 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट, इजिप्ट, इथियोपिया, लाओस, थाईलैंड, ईरान, अफगानिस्तान या कजाकिस्तान, तजाकिस्तान। इसका उत्तर है ईरान और अफगानिस्तान, ध्यान रखेंगे, यानी सी। यहां पर आप कुछ चीजों को जान लें, बहुत ही छोटी सी बातें हैं। हेलमंड जो है, पहली बात तो जान लीजिए, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ये ऑरिजिनेट कहां होती है, काबुल में, हिंदुकुश, वेस्ट ऑफ हिंदुकुश माउंटेन, हिंदुकुश माउंटेन के पश्चिम की ओर काबुल में यह निकलती है। फिर यह साउथ वर्ली डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट की ओर, मतलब मान लेते हैं ऐसे करके ये बहते चल जाती है, साउथ वेस्ट की ओर ऐसे बहते हुए चल जाती है, और लगभग 1150 किलोमीटर बहते बहते एट लास्ट यह लास्ट में अपना पानी गिरा देती है लेक हामुन में। लेक हामुन जो है वह अफगानिस्तान और ईरान की बॉर्डर में, लेकिन लगभग कहा जाए तो यह हामुन जो है अधिकतर तो लेक कहा जाए कहां पड़ता है, ये ईरान में ही पड़ता है, और ये ईरान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो ध्यान में रखेंगे, ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हामुन है, लेकिन है वो ईरान में, और यह ईरान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और उसी में वह नदी गिरती है, कौन, हेलमंड, जिस पर ये दोनों का विवाद चल रहा है। अब आप समझ गए होंगे। आगे आइए, हाल ही में समाचार पत्रों में टिएनमेन चौक चर्चा में रहा। अब यह टिएनमेन चौक है कहां पर, यह देख लीजिए, साउथ कोरिया, जापान, चाइना या भूटान। सच्चाई है, इसका उत्तर सी है, और इसका उत्तर सी है, और ये चाइना में पड़ता है। ध्यान रखें एक बात, टिएनमेन चौक के बारे में बता दूं आपको, 4 जून 1989 यहां पर कुछ लोगों ने, ये बीजिंग में पड़ता है ये चौक, बीजिंग, वहां पर कुछ लोग मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी सरकार के विरुद्ध। तो आपको पता है कि चाइना समानता की तो बात करता है, स्वतंत्रता देने की बात नहीं करता, मार्क्सवादी प्रिंसिपल, कम्युनिस्ट। कुछ लोग विरोध कर रहे थे, भैया इसी चौक पर पूरे की पूरी सरकार ने फौज को उतार दी और जितने भी लोग थे सबको गोली मार दिया। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला आपसे कि टिएनमेन जो चौक है वो बेसिकली बीजिंग में है, और यहां पर 4 जून 1989 में चाइना ने प्रोटेस्ट कर रहे कुछ लोगों पर सीधा गोली चला दी। बहुत बड़ा मैस्कस हुआ वहां पर, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, और यह एक तरह से प्रश्न चिन्ह है चाइना पर। आगे अगला क्वेश्चन, ओपेक प्लस निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओपेक प्लस के बारे में है। ओपेक प्लस जो है एक ग्रुप है ओपेक कंट्रीज और एलाइड मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। तब ओपेक प्लस में कौन कौन है, ओपेक प्लस में ओपेक देश है और सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देश का एक समूह है। मतलब और भी कुछ देश जो होंगे जो तेल प्रोड्यूसिंग करते हैं उसका एक समूह है। दूसरा है रसिया को हाल ही में इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया, यानी ओपेक प्लस से बाहर कर दिया गया।
रसिया को। ठीक है भैया, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिसीज of its member country and ensure the stabilization of the oil market in order to secure regular supply of petroleum to the consumer। यानी ओपेक प्लस का जो काम है, संगठन का जो उद्देश्य है, सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों में एकीकरण करना और उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम के नियमित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजार का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, ताकि रेट भी ठीक रहे और कस्टमर को सही समय पर सही दाम पर तेल मिलता रहे। खासकर कहाँ के कस्टमर्स को? मेंबर्स के कस्टमर। बिल्कुल, इसमें तीनों का तीनों सही है, याद रखें, इसमें सभी सही है। ऑल द थ्री आर करेक्ट। सच्चाई यह है कि इसमें ओपेक प्लस कुछ देश वो भी शामिल है, तेल प्रोडक्शन करते हैं। रूस को इसमें से बाहर कर दिया गया है, ये भी सही है। और ये बनाया क्यों गया था? ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम सही तरीके से कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ कंज्यूमर के पास पेट्रोल पहुंचता रहे मेंबर कंट्री के। कुछ बातें आप जान लीजिए, दो तीन बातें आप पहले इसको भी जान ले तो अच्छा होगा। पहला पॉइंट है कि 1960 में पहला बात है ओपेक आया था। जब ओपेक आया था तो इसमें मेंबर जो थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। यानी जब बना था तो 1 2 3, सऊदी अरब 4 और वेनेजुएला 5 था। बाद में ये एक्सपेंड होता चला गया। आज इसके मेंबर हैं 13 है। कौन कौन है? अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला। इसका हेडक्वार्टर कहां है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ऑस्ट्रिया में। और ओपेक माना जाता है लगभग 30% ऑफ वर्ल्ड का फूड प्रोडक्शन करता है। 2016 में आप ध्यान रखें, 2016 में क्या हुआ? ओपेक प्लस अस्तित्व में आया 2016 में, ओपेक प्लस। और इसमें जो 13 मेंबर थे ओपेक के, उसके साथ साथ कुछ और मेंबर ऐड हुए। जैसे एक है अजरबैजान पहला, दूसरा है बहरीन, तीसरा है ब्रुनई, चौथा है कजाकिस्तान, पांचवा है मलेशिया, छठा है मैक्सिको, सातवां ओमान, आठवां रसिया, नौवां साउथ सुडान और 10वां सुडान। ये सब मिला करके हो गए 13 + 10। में से अब माइनस हो गया है कौन? रसिया। बात को ध्यान में रखेंगे। सुडान भी है और साउथ सुडान भी है, बात को ध्यान में रखेंगे। और हाँ, ओपेक जो ओपेक है वो 30% है ऑयल प्रोड्यूसिंग पूरे वर्ल्ड का लेकर के चलता है, लेकिन ओपेक जो प्लस है वह 40% हो जाता है पूरे वर्ल्ड का ऑयल प्रोडक्शन का। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, चर्चा का विषय। पहला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के दौरान भारतीय महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान यानी स्वतंत्रता के बाद इंडियन वुमेन रिसीव यूनिवर्सल सफरेज ड्यूरिंग द इंडियन मूवमेंट। ठीक है, बिल्कुल बात है। एक तरह से कहा जाए कि उन्हें यूनिवर्सल मताधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट है इंडिया हैज रेटिफाइड कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, जिसका फुल फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है CEDAW। यानी भारत ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन कन्वेंशन CEDAW की कर दी है, इसको रेटिफाई कर दिया। तीसरा पॉइंट, तीसरा है इंडिया हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वीमेन कॉन्टिजेंट टू अ UN पीस कीपिंग मिशन। यानी भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पूर्ण महिला दल तैनात करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। मतलब कि UN, आपको मालूम होगा UN की शांति सेना है। प्रश्न है क्या भारत पहला देश बन गया विश्व का किसी भी शांति सेना को भेजने के लिए पूरी की पूरी महिला बटालियन को भेज दिया गया? मान लो एक शांति सेना भेजा गया तो वहां भारत ने मर्द छोड़िए खाली महिलाओं को भेज दिया, पूरी की पूरी महिलाओं को। ये सही है, तीनों ही सही है। सच्चाई है कि भारत जिस दिन आजाद हुआ के बाद भारत का संविधान बना, भारत ने सब महिलाओं को दे दिया वोटिंग राइट। बिल्कुल सही बात है। भारत ने जो CED और AW है इसको रेटिफाई कर दिया है।
और तीसरा पॉइंट ये भी बिल्कुल सही है कि भारत विश्व का पहला देश है जो लगभग सभी पीस कीपिंग मिशन में पूरी की पूरी महिला बटालियन को भेज रहा है। देखिए यहां पर पहले आप भारत को समझिए। 1947 की बात, आजादी के बाद जब भारत सार्वभौमिक मताधिकार भारत को प्राप्त हुआ, महिलाओं को दे दिया गया, जब क्या कहता है न्यू संविधान बना, उसमें सब कुछ साफ लिखा हुआ था। यहां पर एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जब मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा हो रही थी, याद है आपको वो 10 दिसंबर 1948 का वर्ष यूएन का ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हो रहा था, तो इसमें बार बार जो शब्द यूज किया जा रहा था मैन किया जा रहा था, मतलब यूएन के द्वारा मैन का वर्ड का यूज किया जा रहा था, यानी पुरुष का, सभी पुरुषों को समान बनाया जाएगा, ऐसी बातें की जा रही थी। भारत ने कहा नहीं भैया, पुरुष मत कहिए, मनुष्य कहिए या ह्यूमन बीइंग कहिए। इसका मतलब उन्होंने, भारत ने कहा ह्यूमन बीइंग, और भारत का ही यह जो पहल था यूएनओ में, मैन की जगह पर ह्यूमन लिख दिया गया और ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हो गया। ये भारत के कारण ही हुआ, इस बात को आप समझे। दूसरा पॉइंट, बिल्कुल सही बात है कि इंडिया ने रेटिफाई कर दिया इंटरनेशनल कन्वेंशन इन द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन which include the convention on the elimination of all form of discrimination of women, जिसको मैंने कहा CEDAW, बिल्कुल सही बात है। अगला पॉइंट देखिए जो पीस कीपिंग मिशन के बारे में था, इंडिया हैज बीन सेंडिंग वीमेन्स पर्सनल ऑन यूएन पीस कीपिंग मिशन। In 2007, India became the first country to deploy an all-women contingent to the UN peacekeeping mission. भारत पहला देश बन गया, पूरा का पूरा महिला बटालियन को ही एक तरह से भेज दिया UN peacekeeping मिशन में 2007। बिल्कुल सही बात है, इसको भी समझा जाए। आगे बांजुन फार्मूला जो है ये किससे रिलेटेड है? G20 से, आसियान से, अफ्रीकन यूनियन से या बिम्स्टेक से? इसका उत्तर है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी, यहां पर क्या है जरा समझा जाए। वह क्या था कि भारत अफ्रीका समिट की शुरुआत हुई है, यह आपको जान लीजिए, शुरुआत हुई है 2008 से। ठीक है, भारत अफ्रीका समिट, पहला समिट जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, इसको भी आप जान। उसके बाद इसमें इसी में कहा गया कि हम लोग हर 3 सालों में समिट यानी सम्मेलन करेंगे, एक बार अफ्रीका में और दूसरा बार भारत। दूसरा सम्मेलन जो हुआ, सेकंड सम्मेलन जो हुआ, वह हुआ अदीस अबाबा में, ध्यान रखेंगे, 2011 में। फिर तीसरा सम्मेलन जो था वो 2014 में होने वाला था, लेकिन चूंकि इबोला वायरस का जो प्रकोप था वो बढ़ गया, इसलिए 1 साल डिले हो गया और 2015 में यह सम्मेलन। और इसी सम्मेलन में एक तरह से कहा जाए 2015 का जो सम्मेलन हुआ, इसी सम्मेलन में पहली बार भारत ने बांजुल फार्मूला या अफ्रीकन यूनियन और भारत ने मिलकर के बांजुल फार्मूला को एक तरह से खत्म कर दिया। ये क्या है बांजुल फार्मूला, इसको समझना बहुत जरूरी। 2016 की बात है, अफ्रीकी संघ और भारत ने एक डिसाइड किया कि जब भी भारत और अफ्रीकी संघ के बीच बात होगी, बांजुल में किया गया था, उसमें अफ्रीका के सिर्फ 15 देश के जो अध्यक्ष हैं वो सब आएंगे, सारे के सारे अफ्रीकन कंट्री नहीं आएंगे। यही है बांजुल फार्मूला, 2016 में आया। लेकिन जो तीसरा जो सम्मेलन हुआ 2015 में, उसमें क्या हुआ, सभी जितने देश थे वो सब आ गए, सभी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वाजिब बात है ऐसा होने पर। और ये देखिए ये कहां पर होगा, थर्ड समिट, ये सेकेंड समिट अदीस अबाबा है, तो थर्ड कहां होगा, भारत में होगा। ये तो वाजिब बात है, पहले ही कह दिया गया था, एक बार भारत एक बार आपके, थर्ड भारत में होगा। और भारतीय सम्मेलन जो हुआ, इसमें बांजुल फार्मूला को समाप्त कर दिया गया, कहा सब आओ। भारत ने कहा कोई नहीं रुकेगा, सब आओ, और सब आए। ये बात अलग है कि 40 ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बाकी सभी देश के प्रतिनिधि आए थे, 40 राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाकी देशों के प्रतिनिधि। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। हाँ, क्वेश्चन है, कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD इज अ ग्रुप ऑफ हाई इनकम डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या OECD जो है
उच्च आय वाले लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जीसीसी country is the group of 8 Arab nation located around the Arabian Gulf। यहां पर कहा गया खाड़ी सहयोग जो परिषद है उसमें 8 देश हैं। ठीक है, बताइए ये सही है या गलत है। दूसरा, तीसरा, प्रेजेंट में जो भारत को रेमेडीज प्राप्त होता है यूएस, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर से मिला करके कहा गया है 50% प्राप्त होता है। रेमेडीज का मतलब वहां पर जो लोग भारतीय कमा रहे हैं और जो भारत भेजा जा रहा है तो रेमिटियंस कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा रेमिटियंस प्राप्त करने वाला भारत है, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, वो भारत पैसा भेजते हैं। बहुत सारे देशों में चाइना के भी लोग होंगे, वो भी अपने देश में भेजते हैं। बहुत सारे देश में मैक्सिको के लोग होंगे, कई देशों में वो भी अपना देश कमा कमा कर भेजते हैं। इसी को रेमिटेंस बुलाता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत प्राप्त करता है, इस बात को आप पहले जान लीजिए। तो यहां पर ये 3 प्रश्न थे। पहला कि ओईसीडी क्या इसमें उच्च आय वाले लोकतांत्रिक देश हैं। दूसरा, खाड़ी सहयोग परिषद में 8 कंट्रीज हैं। और तीसरा, क्या इन 3 देशों को मिला करके जो भारत में पैसा आता है, भारतीय लोग जो कमा करके भेजते हैं, वो क्या 50% है। जितने भी पैसा बाहर से आता है उसमें इन तीनों का योगदान 50% है। तो इसमें हम लोग देखेंगे केवल एक उत्तर सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि खाड़ी सहयोग परिषद में 8 नहीं 1 कंट्री है और इन 3 देशों को मिलाकर के 50% नहीं 36% आता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर कुछ बातों को आप देख लीजिए तो बता देते हैं। जैसे इंडिया जो है, अब इस बात को आप जान लीजिए, तो वह है कि एक रिपोर्ट के अनुसार कि इंडिया ने ग्रोथ किया था 24%, हाई रिकॉर्ड किया गया रिमिटेंस इन 2022 मतलब 2021 से लेकर 2022, यहां से यहां 24% ग्रोथ हुआ रेमिटेंस का। भारतीयों जो विदेश से पैसा है, लगभग 111 बिलियन का रेमिटेंस भारत तक पहुंचा। यह बात अलग है, ये बाद में कम हो गया और 2023 में इसका ग्रोथ हो गया 0.2%। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट रिपोर्ट है तो ये बात कह रहा है कि 2022 से 2023 के बीच में जो रेमिटेंस भारत ने प्राप्त किया उसका ग्रोथ रेट था 2.2%। तो पहले इसको आप जान लीजिए। दूसरा पॉइंट, इसको आप जानिए। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही था। जो ओईसीडी है वो बेसिकली ग्रुप ऑफ 38 हाई इनकम डेमोक्रेटिक कंट्रीज, 38 है, जरूर देखेंगे एक बार आप लोग। आगे आइए, जो गल्फ कॉपरेशन जो काउंसिल है, यहां पर क्या कहता है 6 कंट्रीज हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। एक है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई। देखिए एक बात जान लीजिए, वह यह है, ये सब चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ओईसीडी में जो हाई इनकम वाले देश है वहां पर अचानक ग्रोथ रेट कम हो गया। जैसे अमेरिका मान लो, यूके मान लो, वहां पर एक ढंग से कहा जाए मंदी का माहौल है। तो जब मंदी का माहौल है तो वहां पर तो अधिकतर पढ़े लिखे भारतीय लोग जाते हैं, आईटी सेक्टर वगैरह के, तो वहां पर जॉब का डिमांड कम हो गया। अब जब डिमांड कम हो गया तो वहां से रिमिटेंस अचानक कम हो गया। अब आप पता है कि 2023 में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है, वहां 0.2%। तो जो वहां पर इनकम कम हुआ इन कंट्रीज में, इन कंपनी में जो ग्रोथ रेट कम हुआ, इस कारण से स्किल्ड वर्कर्स थे उसका डिमांड कम हो गया। और यहां पर भी कुछ ऐसा हुआ, यहां पर गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में भी हमारे भारतीय जाते थे, यहां पर ज्यादा स्किल्ड नहीं है, वर्कर वगैरह खाड़ी देश में जाते हैं। यहां पर भी क्या हुआ कि तेल के दाम में जो बहुत ज्यादा कमी हो रही है, इस कारण से भी यहां मजदूरों का क्या कहा जाए, तो ये लोग जो बुलाते है ना भारत से या अन्य देशों से व्यक्तियों को काम पर, वो कम बुलाया, तो अचानक भारत में रेमिटेंस कम हो गया। इस बात को आप जान लें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा वह यह है 36% भारत प्राप्त करता है रेमिटेंस, यूएस, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर। ठीक है, इसको भी आप जान लें। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अमेरिका और भारत इन सभी संगठनों में एक साथ नजर आ रहे हैं।
पहला तो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको आप चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड भी कहा जाता है इसको, पहला पॉइंट। दूसरा है I2U2 और तीसरा है Shift4 अलायंस। तो इसमें देखिएगा, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है। इसमें बेसिकली ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग और I2U2 ग्रुप, इन दोनों में भारत शामिल है और अमेरिका भी है। ठीक है, चलिए इन और लेकिन Shift4 अलायंस में नहीं है। चलिए देखते हैं ये सब क्या है, थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लें। देखिए, सच्चाई यह है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, बेसिकली कॉमनली जो यूज किया जाता है, क्वाड इसके बिहाफ में वर्ड हम लोग यूज करते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, जापान भी है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी है। माना जाता है कि 2007 में जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्हीं के पहल में इसको स्टार्ट किया गया था। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें फिर अमेरिका के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए और इंडिया के मनमोहन सिंह भी शामिल हुए और यूएस की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट शामिल हुए। 2007 में शिंजो आबे जो जापान के उन दिनों प्रधानमंत्री थे, उनके प्रयास से ये क्वाड बैठक की शुरुआत हुई। I2U2 जो है ये ग्रुप है बेसिकली इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका पहला जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, या एक तरह से कहा जाए बना था, 2022 में जुलाई के आसपास, 14 जुलाई है, देख लेंगे आप। यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर बोला यह गया है कि कंट्री का जो एम है टू कॉपरेट ऑन ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट, पहला पॉइंट, न्यू इनिशिएटिव इन वाटर्स, दूसरा पॉइंट, एनर्जी तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन चौथा, स्पेस पांचवा, हेल्थ छठा एंड फूड एंड सिक्योरिटी सातवां। इसके अगेंस्ट यदि कुछ आए, इसके बिहाफ पे कुछ और आ जाए, तो आप इसको गलत मानिएगा। यही वो क्षेत्र है जिस पर ये कॉपरेशन होगा I2U2 का। में अमेरिका के साथ साथ इजराइल, अमेरिका और भारत के साथ साथ इजराइल और यूएई भी है। Shift4 जो अलायंस है, बेसिकली इसको Fab4 भी कहा जाता है। ये वर्ल्ड का जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है टॉप के, उनका संगठन है। यूएस है, जापान है, ताइवान है और कोरिया है। बात को आप ध्यान रखें। और ये बनाया इसलिए गया है, बिल्कुल सही बात है, ताकि चाइना को बैलेंस किया जा सके। 70% माना जाता है ग्लोबल का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का जो हिसाब किताब है, केवल इनके पास में। ठीक है, ये ऐसा प्रयास करना चाहते हैं, इनके पास संगठन बनाने का जो मूल मकसद है, इनका सप्लाई चेन कभी खराब ना हो। मतलब जो भी सेमीकंडक्टर के लिए चीजों की आवश्यकता होगी वो इन तक आसानी से पहुंचे, साथ ही साथ चाइना को भी बैलेंस करना एक मकसद है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर क्या होता है? यदि आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखेंगे, सेमीकंडक्टर एक बीच का चीज है। ना तो वो फुल्ली इंसुलेटर होता है, यानी ना तो फुला वो कंडक्टर है, ना वो फुल नॉन कंडक्टर है। ना आप उसको कह सकते हैं कि वो इंसुलेटर है, ना उसको फुल्ली आप कंडक्टर कह सकते हैं। यानी ना वो तो प्लास्टिक है, ना वो एक तरह से आयरन है। ठीक है, यानी बीच का चीज है। आपको पता होगा कंडक्टर मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके, नॉन कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो सके। लेकिन ये दोनों के बीच का है, ये इस बात को भी आप जानेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक बात ये बात जान लीजिए, जो कंडक्टर होता है ये प्योर एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कंपाउंड से भी बन सकता है सेमीकंडक्टर, इसको भी समझ सकते हैं, जैसे गैलेनियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलिनाइड। ये इस टाइप के जो कंपाउंड है उससे भी बन सकता है क्या? सेमीकंडक्टर। और वाजिब बात है, सेमीकंडक्टर का यूज बहुत ज्यादा है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, इन सब में बहुत सारा यूज है। आप जान रहे हैं इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वह है हिरोशिमा एआई प्रोसेस को कहा जाता है हैप, दैट वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज द इनिशिएटिव ऑफ, इसका इनिशिएटिव है हिरोशिमा एआई जो प्रोसेस है, जिससे हाल में खबरों में देखा गया, तो किसका एक तरह से इनिशिएटिव है? G20 का, OECD का या आसियान का या G7 का या G7 ग्रुप का है इनिशिएटिव? इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। क्या है, जरा इसको देख लिया।
जापान के हिरोशिमा में, जैसा आपको पता है कि G7 का बैठक हुई थी 2023 दिसंबर में, ठीक है। और इसमें कहा गया कि जो AI है उसको विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में इस सम्मेलन में उठाने की बात की गई, क्योंकि आपको पता है कि AI का जो प्रयोग है उससे बहुत सारे चीज की जा रहा है। हाल में आपको पता होगा कि एक रिपोर्ट भी आया हुआ है कि जो ताइवान में जो इलेक्शन हुआ तो चाइना ने प्रभावित किया अपने AI से, कंप्यूटर के द्वारा, डिजिटल के द्वारा। AI का बहुत मिसयूज भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि जो AI था उसको एक तरह से विनियमित करने की दिशा में एक प्रयास किया गया है G7 के द्वारा। और ये हिरोशिमा में जो G7 हुआ उसमें यह बात को रखा गया कि G7 की नेताओं ने विज्ञप्ति ने समावेशीय AI शासन के महत्व को पहचाना और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ भरोसेमंद AI का एक दृष्टिकोण निर्धारित किया, लोकतंत्र भी खतरे में ना आए और एक भरोसेमंद AI अस्तित्व में बना रहे। इसको भी ध्यान में रखना, ये इसी से संबंधित है। बहुत सारी बातें इसमें और भी है जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जरूर आप पढ़ें। अगला क्वेश्चन बैंकॉक विजन 2030 का है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, सारी चीजें और बची तरीके से आप देखते रहें और जरूर थोड़ा स्लो करके या थोड़ा फास्ट करके लिखते भी रहें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।